नमस्कार दोस्त, मैं हूं मनोज, आपका दोस्त। और आज मैं लेकर आया हूं डीएलएड की मैथमेटिक्स की राजन सीरीज़ सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर राजन सीरीज गणित प्रूफ के साथ लाओ फुल मार्क्स। हम आपको मैथ को करना सिखाएंगे जैसे मैंने डीएलएड में मैथ्स को करके फुल मार्क्स लाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। किस तरह से आप मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सकते हो। मैं केवल यहाँ पे क्वेश्चंस को ही जो कि राजन सीरीज़ में है उनको सॉल्व कराने वाला नहीं हूँ, बल्कि उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है मैथ के उनको भी मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मनोज कुमार वर्मा मेरा नाम है। मैंने सीटेट दोनों का दोनों क्वालिफाई किया है विद इन 18 डेज़। मैंने KVS का मेंस दे दिया है, अब मेरा इंटरव्यू है। DSSS भी मैंने दिया है। डीएलएड में मेरे 92% हैं और मेरा ग्रेजुएशन बीटेक है और गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स। 2020 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ फ्रॉम 9 to 12। और जो भी मेरे बच्चे हैं, जो भी जिस फील्ड के हैं, चाहे वो पढ़ाई किसी भी फील्ड में कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, उनको मैं गाइड करता हूँ। जैसे कि मेरा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने मुस्कान भारती को, जो कि यूपी बोर्ड में क्लास 10वीं में टॉपर थी, 5th प्लेस लाई थी यूपी बोर्ड में, उनको मैंने 9, 10th और 11, 12th तक गाइड किया था और अभी भी मैं इनको गाइड करता हूँ। ऐसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं। तो यूपी बोर्ड में उन्होंने 5वां प्लेस लाया था और डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी। 12th में 3rd प्लेस लाई थी। मैं एक टीचर हूँ, मेंटर हूँ और गाइड हूँ। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हैं। और देरी ना करते हुए मैं अपने मैथ के क्वेश्चंस पर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप निश्चिंत मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चंस को कैसे सिखाया जाता है, उसके पीछे कैसे कॉन्सेप्ट है, कैसे किया जाता है, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैथमेटिक्स में MCQ आते हैं उसी संबंधित क्वेश्चन है। दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3 और 5 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 2, 3 और 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो बात समझना पड़ेगा हमें। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहले आप ये जानो कि त्रिभुज होता क्या है। व्हाट इज़ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति को 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन हो गई आपकी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ए है, बी है, सी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? एंगल ए, एंगल बी, सी 180 डिग्री होता है। मेरी बात को सुनिएगा आप, जो मैं लिख रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। अच्छा, किसी त्रिभुज के बनने और ना बनने के लिए कंडीशन क्या होती है? सबसे बड़ी बात तो है कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमेशा ये देखा जाता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होगा। ए प्लस सी, सॉरी भुजा, अगर इसमें हम भुजा का नाम लिख देते हैं, मान लीजिए AB का A है, BC का B है, भुजा का नाम AC का भुजा का नाम C है, तो भुजा A प्लस B इज़ ग्रेटर देन C, या A प्लस C इज़ ग्रेटर देन B, या B प्लस C इज़ ग्रेटर देन A। कॉन्सेप्ट ये था कि त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है, यदि 2 भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा के बराबर हो गया, ठीक है ना, किसी तीसरी भुजा के बराबर हो गया, तो त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर एक भुजा है, दूसरी भुजा है, तीसरी भुजा है, ये A हो गया, B हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर C मान लें, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम B मान लें, तो A प्लस B बराबर C क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक सरल रेखा हो जाएगी, सरल रेखा होगी। ठीक है ना,
भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ए है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? बी है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी है। तो अगर हम दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर मानते हैं तो एक सरल रेखा होगी, त्रिभुज नहीं बनेगा। अब यहाँ पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 + 3 = कितना? 5। क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे केवल सवाल को करने नहीं आए हैं, सवाल को समझने भी आए हैं। समकोण, अधिकोण, विषमबाहु, ये दिया है त्रिभुज के प्रकार। तो अगर हम यहाँ पे एक समझना चाहें कि त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार एकदम बेसिक से बता रहे हैं, डीएलएड वालों के लिए है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, ठीक है, भुजाओं के आधार पर कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, समबाहु, विषमबाहु, ठीक है, और समद्विबाहु। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है त्रिभुजों के प्रकार तो आप बता सकते हो भुजाओं के आधार पर 3 होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु हो गया। विषमबाहु जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है, विषम। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इक्विलैटरल, इसको बोलते हैं स्केलिन, और इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसी प्रकार से कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर अगर हम त्रिभुज के प्रकार देखें तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, न्यून कोण, ठीक है, समकोण, अधिक कोण। ठीक है, यदि त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं? न्यून कोण होते हैं। और न्यून कोण होता क्या है? 90 अंश से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, 30 हो गया, 45 हो गया, या फिर जो बचेगा उसमें। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? न्यून कोण होने चाहिए। ठीक है, समकोण क्या होता है? यदि त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश हो उसको हम समकोण बोले। अधिक कोण, कोई एक कोण क्या हो? 90 से ज़्यादा हो, अधिक कोण हो। कोई एक कोण क्या होता है? मान लो ये 120 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितने कितने हो जाएंगे? मान लो ये 80 हो गया। ठीक है, ये भी न्यून कोण हो गया, और ये हो गया 60 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तीनों का तीनों 180 हो जाएंगे नहीं? 60, 40, 100, 80, 180 डिग्री। ठीक है, ये 90 है, ये मान लो 45 का है, ये मान लो 45 का है। ठीक है, इसी प्रकार से ये 120 बचा है तो 60 बनाना है, ये 30-30 का बना दो। ठीक है, 60 20 80 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो त्रिभुज के कितने प्रकार हो गए? ये 4, 5, 6 प्रकार हो गए। कुल मिला के 6 हैं। भुजाओं के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, ये था आपकी एक्स्ट्रा जानकारी, और सवाल का जवाब ये था कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल, 2 भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखते हैं 2 + 3 5 होता है, जो कि तीसरी भुजा के बराबर हो गया। इसलिए यहाँ पे त्रिभुज बनता ही नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है, बल्कि क्या है? एक सरल रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। किसी त्रिभुज में 2 कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल हो गया। बोलने कि त्रिभुज में 2 कोण असमान हो, मतलब कि 2 कोण क्या है? अलग अलग हैं। 2 कोण असमान है, मतलब कि यहाँ पे मान लो कि θ1 है, यहाँ पे मान लो θ2 है, तो यहाँ पे θ3 हो गया। ठीक है, तीनों कोणों के ऊपर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। हालांकि यहाँ कोई इससे लेना देना नहीं है। पूछा है छोटे कोण के सामने भुजा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर
होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका उल्टा भी कर सकते हैं, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। यहाँ से समझिए आपकी जो कोण जैसा होगा उसकी भुजा भी, उसके सामने की भुजा भी वैसी होगी। बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। ठीक है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी और छोटे कोण के सम्मुख भुजा छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि छोटे कोण के सामने की भुजा होगी, छोटी होगी। जैसी कोण होंगे वैसी भुजा होगी। बड़ा कोण है तो बड़ी भुजा, बड़ी भुजा है तो बड़ा कोण, छोटी भुजा है तो छोटा कोण, या छोटा कोण है तो छोटी भुजा होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देर ना करते हुए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो आधार होगा। सबसे पहले आप जानिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है। ये मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक, सर थोड़ा अच्छे बनाते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये अगर हम इसको आधार मानते हैं, ठीक है, इसको हम आधार मानते हैं इस भुजा को, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे जो इसके शीर्ष से ऊपर जाती है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ठीक है, अगर हम इसको समकोण त्रिभुज बना दें तो क्या नया चीज़ मिलता है, देखो। ठीक है, अब इसमें ये अगर ये आधार मानते हैं इसको, ठीक, आधार मानते हैं तो ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री। अगर ये आधार मानते हैं इसको, तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे में अगर इसको ये भुजा है, ये बी भुजा है, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ये भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का आधार क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी देखो यहाँ पे अगर सेंटीमीटर रखते हैं, यहाँ भी इसको सेंटीमीटर रखते हैं, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जैसा जो दिया रहेगा मात्रक वैसा होगा, है ना। अब देखिए आप कि 48 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या है, एरिया है। तो एरिया का फार्मूला लगा देंगे 1/2, आधार कितना है निकालना है, आधार, ठीक है, गुणे ऊंचाई कितनी है 8। बस इसी समीकरण को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, 2 चौके 8 हो गया। फिर इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, आधार इज इक्वल टू 48/4 हो जाएगा। 12 चौक 48, 12, आधार कितना हो जाएगा, आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए हीरोन का फार्मूला। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर कोई त्रिभुज दिया हो आपको, ठीक है, उसकी भुजाएं पता हैं आपको। ठीक है, ये कोई त्रिभुज दिया है, अगर इसकी भुजाएं पता हैं क्या, ABC, तो इसमें अगर यस माने, यस क्या होता है, अर्ध परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल होता है, A + B + C। किसी भी आकृति का परिमाप उसके चारों तरफ की माप होती है। अर्ध परिमाप मतलब इसका 1/2 कर दो,
ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आता है हेरोन का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू यस अंडर रूट में यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। जहाँ एस क्या ये है और ए बी सी क्या इसकी भुजाएं, ठीक है दोस्तों। आते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इससे निकालें, समबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल मतलब कि तीनों की तीनों भुजाएं ए होंगी, ठीक है। अब तीनों का अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस ए बाई 2, 3a/2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम निकालें तो त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3a/2, यहाँ लिखेंगे 3a/2 माइनस ए, फिर लिखेंगे 3a/2 माइनस ए, फिर लिखेंगे 3a/2 माइनस ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a/2, ठीक है ना, 3a/2 और यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 3 में 2 हो जाएगा a/2, फिर a/2 सेम वही चीज़ आएगा a/2 आएगा, ठीक है ना। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ए कितनी बार है 1 2 3 4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है तो 2 गुणे 2 बाहर आएगा, मतलब कि 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। और बचता है यहाँ पे क्या, 2 भी बाहर निकल गया, ए भी बाहर निकल गया, रूट कितना हो गया 3। तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाता है फार्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, याद कर लीजिए फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, क्योंकि भुजा सबकी सेम ही होगी तीनों भुजाएं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, अभी हमने पढ़ा था ना, तो त्रिभुज का परिमाप होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है मैंने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकल के आया है, क्या निकल के आया है √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ दे रखा है कितना 400 √3 इज इक्वल टू √3/4, यहाँ पे क्या भुजा स्क्वायर, काट देंगे √3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 × 4 भुजा स्क्वायर के। चलो तो ये भुजा निकल के आ जाएगा, इधर रूट में चला आएगा √400 × 4 के। अब यहाँ से 4 निकालोगे, एक बार 4 है, 2 बार 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 100 × 4 के, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 100 को 4 × 4 × 10 × 10, ठीक है। अब 2 4 है, 2 10 है तो 1 4 और 1 10 बाहर आ जाएगा, कितना आ गया 40। तो भुजा कितनी आ गई 40 आ गई। अब परिमाप का मतलब बेटा क्या होता है, तीनों अगर त्रिभुज है तो तीनों की परिमाप, तीनों मतलब कोई भी परिमाप निकालना है किसी भी आकृति का, उसके जो किनारे का माप है, उसके साइड का माप है, उसको जोड़ दो, वही क्या है परिमाप है। अब क्या यहाँ पे समबाहु है तो सबका सब 40 ही है, 40 40 40 है ना, 40 40 40 है, ये भी 40 ये भी 40 ये भी 40, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, या तो 40 को 3 बार जोड़ो या 40 को 3 से गुणा कर दो, 120 क्या सेंटीमीटर है ना, ये भी क्या दिया है मीटर दिया है, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर इसका भुजा की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई कुल कितनी हो जाती है किनारे की 120 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, ये राजन सीरीज से लिए गए हैं, ठीक है। अब राजन सीरीज अगर आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, या फिर कोई कॉन्सेप्ट अगर मेरा वीडियो देख लेते हो तो कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। MCQ करवा रहा हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क ला सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त क्या होता है बेटा, वृत्त इसको बोलते हैं सर्कल।
अब वृत्त क्या होता है, ये होता है आपका वृत्त, ठीक है। केंद्र से दूरी, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी किसी फिक्स बिंदु से दूरी हमेशा बराबर होती है। ये रहा आपका वृत्त और ये रहा आपका केंद्र, ठीक है। केंद्र से परिधि, इसको बोलते हैं क्या, जो किनारे की माप है, जो यहाँ पे किनारा है इसको हम बोलते हैं परिधि, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, पेरीमीटर, ठीक है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, क्या, त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। अब ऐसी परिधि से परिधि की दूरी जो, अब परिधि से परिधि की दूरी पहले ये समझ लो क्या होती है, जीवा होती है। इसको अगर परिधि से परिधि तक की कोई लाइन है जो परिधि से परिधि को टच कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा, ठीक है। अगर ये जीवा कहाँ से कहाँ तक जाती है, परिधि से परिधि तक खींची जाती है, लेकिन कहाँ जाती है, वृत्त के केंद्र से जाती है, सेंटर से होकर के, सॉरी यहाँ से, देखो मतलब इसी के ऊपर है ना, जो केंद्र से ऊपर जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास बोलेंगे, ठीक है। अब वृत्त से संबंधित कुछ बातें, फार्मूला, परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, फार्मूला याद कर लो, वृत्त की परिधि 2πr, जहाँ r क्या है, त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या रेडियस को हम r लिखते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। जितना आपका डेलर में आवश्यक है उतना ही मैं बता रहा हूँ। वृत्त की परिधि 2πr हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर हो गया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास, डायमीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू त्रिज्या का 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। अब और भी बातें होती हैं इसमें, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम वही पैटर्न पढ़ा रहे हैं जो आपको डीएलएड में सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा, हमें ध्यान रखना है हमारी वीडियो भी लंबी ना और सवाल आपके सारे सॉल्व हो पाएँ। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर कम से कम आप देख लेते हो तो आपका सवाल जो भी एग्जाम में आएगा लग जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है। वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दिया 60 मीटर, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल से क्या करना है, क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को हमेशा क्या लगते हैं, भिन्न में, याद रखना पाई को भिन्न में लिखते हैं 22/7, यहाँ हो जाएगा 22/7, ये लिख लेना है। पाई की वैल्यू को भिन्न में 22/7, और दशमलव में क्या होता है, हालांकि 3.14 ऐसे रिपीट होता चलता है। ये इसकी सही वैल्यू है, ये बस मान लिया जाता है अगर हम भिन्न में लिखें तो कितना लिख सकते हैं। तो 22/7 आर स्क्वायर का मतलब कि 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक साथ कट जाएगा, तो 22 गुणे 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 सत्ते 154, आंसर हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। परिमेय संख्या में कौन बड़ी है। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं
कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि हम 1, 2, 3, -4, -5 इनको लिख सकते हैं ना, 1/1, 2/1, 3/1, -4/1, -5/1। इसलिए क्या है, सबके सब क्या है, पूर्णांक परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये जो तभी हमने पाई बताया था, पाई 3.14, √2 1.414, ठीक है, √3 1.732, ये पूछा जाता है, परिमेय संख्या नहीं। √5 ये सब परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है ना, ये परिमेय संख्याएं नहीं है। लेकिन हम पूछें √4, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, √16 की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक बन रहे हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझ गए आप। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है। 5/6 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या पूछा है। बड़ा छोटा पूछा है, परिमेय संख्या में कौन बड़ी है। ठीक है, तो 6/5 है, 7/6 है, 7/6 है, इस तरह से है। ठीक है, क्या लिखा है, 6/5, उसके बाद -7/6, उसका -7/6, ये भी माइनस है। सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना होगा, जब ऊपर नीचे माइनस पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस पहले से दिया हुआ है, तो इसको क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/6, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब हमें देखना है कि इन दोनों में कौन सी छोटी है। एक तो बड़ी होगी, हमें क्योंकि पूछ रखा है कि कौन बड़ी है, तो कौन बड़ी है, तो बड़ी पता चल गया ना। यहाँ पे सिंपल सा कुछ करना नहीं था, ये प्लस प्लस माइनस माइनस ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, कौन सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने बता रखा है में कौन परिमेय संख्या है। √4 कौन लिख सकते हैं, 2 एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, तो √4 इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती है, इसको मैंने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम ये होता है कि जिस संख्या को बोल रहे हैं, जिसका प्रतिलोम बोल रहे हैं, उसको जोड़ने से क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर a है तो a में अगर हम -a जोड़ देते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a का योगात्मक प्रतिलोम -a और -a का योगात्मक प्रतिलोम a है, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद +a -a कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखो बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणा करने पर 1 आ जाए। जब संख्याओं को गुणा करने पर 1 आ जाए। a का 1/a का 1/a से करेंगे तो गुणा 1 हो जाएगा, या 1/a का a से करेंगे तब भी गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पर 1 हो जाता है, 1 आता है, वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कही जाती हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 0 आता है, उन्हें एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। ठीक है, देखिए दे रखा -3/4,
-3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +3/4 होगा, तभी तो 0 होगा। ठीक है, -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 1 आना चाहिए, जैसे इसका उल्टा कर दीजिए, -4/3 होगा, तभी तो कट के 1 आएगा। तो क्या हो जा रहा है? 3/4 और -4/3, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको घातांक के बारे में बताना चाहेंगे। घातांक, अगर कोई संख्या a है, उसकी पावर m है और गुणा किया जा रहा है इसकी a की पावर n से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर फाइनल वैल्यू गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, m + n हो जाएंगी। ठीक है, अगर a की पावर m है, इसको a की पावर n से भाग दिया जाता है तो भाग में घातें घट जाती हैं। सेम नंबर है, सेम a है, तो m - n हो जाएगा। अगर इस पर हम ऐसे लिखते हैं a की पावर m, टोटल की पावर कितनी है, टोटल की घात कितनी है? n है, तो a की पावर mn आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक नियम ये आपको याद रखना चाहिए। अब हमें दे रखा है 2 की पावर x + 1 बराबर 16। अब हमें भी इसको 16 को 2 के आधार के रूप में लिखना पड़ेगा, तो ये होता है 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 करने पे 16 मिल जाता है। देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब बराबर का मतलब ये होता है कि हमने 2 की पावर x + 1 रखी है, फिर 2 की पावर 4 रखी है, यानी कि इनका आधार बराबर है 2 2, तो इनका घातांक भी बराबर होना चाहिए, यानी कि x + 1 बराबर 4 होगा। और x को जब इसको समीकरण को हल करेंगे, x = 4 - 1, तो x = 4 - 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? B, 3 ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ऐसे आपका लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चन आएंगे, उनको इसे लगाएंगे, इसलिए मैं इसको इतना खोल के बता रहा हूँ। और ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर भी मिलेगा। चलिए देर नहीं करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। गुणनफल याद करना है, x - 7 का x - 9 से गुणनफल निकालना है। ठीक है बच्चों, अच्छा गुणा कैसे करते हैं आज देख लीजिए। पहले इसका उठा लीजिए x, ठीक है, x का गुणा किससे कर देंगे? x से, तो x × x, x² हो जाएगा। फिर x का फिर इस 9 से करेंगे, -9 से, तो -9x हो जाएगा। फिर दूसरा उठा लीजिए इसका, 7 का x से कर दीजिए, -7x हो जाएगा। फिर 7 का 9 से कर दीजिए, कितना? 7 × 9 = 63, लेकिन माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस में अभी मैं आपको बता दूं कि गुणा में चिन्ह कैसे होते हैं। अगर माइनस का गुणा माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस होगा। ठीक है, जैसे विपरीत अगर चिन्ह है तो विपरीत आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। अगर सेम चिन्ह है निगेटिव तो प्लस आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है कि -7 का -9 से हुआ है, तो कितना? 7 × 9 = 63 और माइनस प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे x² हो गया, फिर यहाँ पे 9x हो गया 7x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिएंगे तो कितना आएगा? x² हो गया और 9 और 7x, 9 7 16x + 63, इसका आंसर हो जाएगा x² - 16x + 63, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, बस वही गुणा वाली बात बताया था, दे रखा है आपको, देखिए y z - x + z x - y + x y - z है। अब गुणा कर दीजिए, इस y का पहले z से करिए, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे -x है तो इसका फिर -xy हो जाएगा, प्लस इस z का फिर x करिए तो zx - yz हो जाएगा, फिर प्लस xy, फिर x का इस z से कर लीजिए हो जाएगा -xz। अब समान चीज़ें आप देखेंगे कट जाएंगी। ठीक है, yz यहाँ पे भी है लेकिन yz यहाँ पे भी है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस के साथ है तो इसका कट जाएगा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि -xy है और यहाँ पे +xy, ये भी आपस में कट जाएंगे, विपरीत चिन्ह के हैं। ये भी zx बोलिए फिर xz बोलिए, गुणा में चाहे दाएं का चाहे बाएं सब बराबर होता है, ये भी कट जाएगा। जब सारे कट जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, सबके सब शून्य हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट गुणा करना था। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सरलतम रूप है, किसका सरलतम रूप? x² - 1/x + 1 का
सरलतम रूप। इससे पहले आपको याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सरल संख्या होती है, उसका वैल्यू होता है ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अभी इनका गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। अभी सेम टू सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन का स्क्वायर। यहाँ से कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, ये दो घात एक घात से कट जाएगी, तो एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिख रखा है कि 1 माइनस 8x, ठीक है, बोलो देते हैं 1 माइनस 8x, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग, ठीक है। इसको बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए आप, ये 1 माइनस है, यहाँ पे 2ab बना सकते हैं, कैसे, 2 लिख दीजिए, फिर 4 लिख दीजिए, फिर x लिख दीजिए, ठीक है ना, है ना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है ना। अब हमें इस पैटर्न में इसको लाना होगा, क्योंकि माइनस 2ab है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4, b की वैल्यू निकल कितनी आ गई x, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लिखा होना चाहिए क्या, ए स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर होना चाहिए, तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, कहीं ना कहीं 16 लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये जोड़ना पड़ेगा, 16 जोड़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको x लिखा होना चाहिए, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होना चाहिए, है ना। इसमें क्या लिखा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा कोशिश करते हैं तो क्या ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बोलिए, पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन 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 बच्चों, हमें यहाँ पे एक भी तो लाना है ना, एक भी तो लाना है, तो इसलिए हम एक को भी कंसीडर करेंगे, है ना बच्चों। एक को कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक को कोई ए और बी में से कोई एक मान लेंगे, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 माइनस 2 4x इंटू 1, ठीक है, सॉरी। अब 4x को देखिए, यहाँ पे अगर हम एक मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो समझ में आ जाता है ना। तो अगर हम टोटल को यहाँ पे a मान लिए, इसको एक को b मान लिए, ठीक है, तो हमारे पास तो b ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि एक का स्क्वायर भी एक होता है, नहीं एक स्क्वायर कर देंगे तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, तो a नहीं हमारे पास है, a क्या होगा 4x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, 4x का होल स्क्वायर। तो हमें क्या जोड़ना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, यही 4x का होल स्क्वायर। तो 4x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाँ, गुणनखंड, गुणनखंड मतलब कि गुणा में इसको तोड़ना है। जैसे कि 4 का गुणनखंड कितना होता है दोस्तों, 4 का गुणनखंड होता है 1 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे ही इसका गुणनखंड करना, इसका गुणनखंड कैसा होगा करके दिखाता हूँ आपको। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, अगर आप पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में
तो यहाँ पे देखिए माइनस है, -5 है, तो यहाँ से निकल के ये आता है कि हमें घटा करके कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। घटा 5 के ऐसे गुणनखंड जिनको आपस में घटाने पर 4 आए। कितना? 4 आए, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया गया है। कितना है? 4 आए, 4 आए। ऐसे में क्या होगा, अगर -5 गुणे 1 होता है 5, है ना, 5 गुणे 1 होता है 5। अगर -5 और गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। हमें -5 चाहिए, ठीक है, ये तो हमें -5 चाहिए क्योंकि -5। अब इस -5 को एक खंड -5 एक खंड 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4। यहाँ पे दिया हुआ है तो एक -5 हो गया, -4 +1 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x² -5x प्लस एक -5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 1, यानी कि x 1 गुणे x बराबर x -5। अब देखिए यहाँ दोनों से x कॉमन हो जाएगा तो x -5 प्लस यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 कॉमन करेंगे तो x -5। एक पद ये हो गया, एक पद ये, दोनों पदों में x -5 कॉमन है, उभयनिष्ठ है। x -5 यहाँ हो जाएगा तो x + 1 बचेगा, इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है? सजाती जिसमें केवल एक ही जाति के हों। सजाती, जाति मतलब कि अगर x दिया है तो केवल x हो, अगर y दिया तो केवल y हो। लेकिन इसमें क्या है, x भी है और y भी है, इसलिए ये क्या है, विजातीय है। केवल y ही, एक ही चर हो, एक चर वाला व्यंजक सजातीय। एक प्रकार लिखिए, एक प्रकार का चर, एक प्रकार के चर मतलब कि x दिया तो x ही रहे, y दिया तो y रहे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सजातीय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x में दिया है फिर y में दिया है, दो चर हैं तो ये विजातीय हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखिद में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? रेखीय समीकरण जिसमें घात होती है। यदि हम कोई व्यंजक लिखें ax³ + bx² + cx + d = 0, इसकी घात निकालनी है, घात क्या होगी? तो ये एक सजातीय व्यंजक है क्योंकि सब x में है। इसकी घात मतलब x की सबसे बड़ी घात को इसकी घात बोलते हैं, मतलब कि 3 है, ठीक है। ऐसा व्यंजक जिसकी घात 1 हो, ऐसा व्यंजक जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। क्यों रैखिक समीकरण कहते हैं? रैखिक जो निकला किससे लिखना है, रेखा से निकला है, मतलब कि वो व्यंजक किसी रेखा को दिखाता है, इसलिए उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। किसी लाइन को दिखाता है, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे बाद में। जो आप अगर पढ़े होंगे तो हाई स्कूल तो आप किए होंगे, तो वहाँ पे सरल रेखा भी पढ़ाया गया होगा आपको। तो वहाँ पे यहाँ पे रेखा क्या होती है, ऐसा व्यंजक जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इतना ही जान लीजिए। अब इसमें कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? क्या यहाँ पे एक घात x की है? बिल्कुल है। क्या यहाँ पे एक ही घात x की है? बिल्कुल है। क्या यहाँ पे एक घात है x की? बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे x की 2 घात मिलती है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। ये एक परवलय को दिखाता है, ठीक है। इसका शेप ऐसे बनता है, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। बाकी सबका स्ट्रेट लाइन बनता है, सब रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पे x की घात कितनी है? व्यंजक की 2 है, इसलिए क्या होगा, ये रैखिक समीकरण दिखाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में सर्वसमिका है। चलिए पहले देखते हैं कि सर्वसमिका, समीकरण और असमिका क्या होती है। पहले देखते हैं समीकरण, ये आपके सिलेबस में है। समीकरण, समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। दायां
और बायां पक्ष, ठीक है, जो चर की घात पर निर्भर करते हैं, ठीक है। समीकरण का मान चर की सबसे बड़ी घात की संख्या पर निर्भर करता है। अब इसके कहने का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि कोई समीकरण ax² प्लस bx, द्विघात समीकरण लेते हैं, 0 है, इसके केवल दो ही मान हैं जिनके लिए समीकरण सत्य है। ये इसका दायां पक्ष हो गया, बायां पक्ष, इसका दायां पक्ष हो गया। इसके केवल दो वैल्यू के लिए, केवल दो वैल्यू, केवल दो मान, केवल दो मानों के लिए अधिकतम, ठीक है, अधिकतम केवल दो मानों के लिए सत्य है। वो कौन कौन से मान होते हैं? अगर सिद्धाचार का फार्मूला आपको पता है तो एक होता है -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, एक हो जाएगा इसका माइनस वाला -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। ऐसे होगा, अधिकतम केवल दो मानों के लिए सत्य होता है ना। लेकिन सर्वसमिका क्या होती है? सर्वसमिका सर्व मतलब सबका, सबका मतलब समान, सबके लिए समान हो, सबके लिए समान हो, मतलब कोई भी मान हो, कोई भी मान हो, दायां पक्ष हमेशा बाएं पक्ष को संतुलित करता है। उसमें आप कुछ भी रख दीजिए, हमेशा दाएं पक्ष बाएं पक्ष मिलेगा। लेकिन समीकरण में क्या होगा? कुछ भी नहीं, केवल दो मानों के लिए दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष होगा, ठीक है ना। असमिका क्या होती है? जब हम बराबर चिन्ह का यूज ना करके, असमिका, सर्वसमिका समझ लीजिए, दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष किसी भी मान के लिए। समीकरण क्या होता है? दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष केवल नियत मानों के लिए होता है, जिसमें चर की घात निर्धारित करती है कि कितने मान उसके हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। असमिका में जब बराबर का चिन्ह ना हो, केवल क्या होती है? बराबर का चिन्ह। रैखिक असमिका क्या होगी? जब उसका घात 1 होगा। रैखिक मतलब वही व्यंजक की घात 1 हो तब। असमिका मतलब बड़ा छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर। इस चिन्ह से अगर अलग किए हों दाएं पक्ष और बायां पक्ष, तो हमारी क्या होती है? असमिका होती है। जैसे कि x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 के, ये असमिका हो जाएगी। अब आपको इसमें चेक करना है कि कौन सी सर्वसमिका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ऐसा करने के लिए हमें x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा एक ही मान आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए में कुछ मिस्टेक दिख रहा है, ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि x किसी मान के लिए दोनों पक्ष से दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष होना चाहिए, ठीक है, दायां पक्ष बराबर बायां होना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा? ये 2x है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे करते हैं। मैंने दोस्तों इसे लिखा, क्या लिखा देखो, 2x + 1 लिखा है बराबर 2x + 2 लिखा है। अगर हम यहाँ पे लिखें तो देखेंगे कि 2x + 2, इसको तोड़ेंगे तो ये अंदर जाएगा, ये भी अंदर जाएगा, बराबर 2x + 2, सेम चीज़ आ रहा है। अब x की वैल्यू चाहे जहाँ यहाँ पे कुछ रखो, यहाँ पे कुछ रखो, कोई मतलब नहीं होता है, हमेशा दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होने वाला है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? 4 में से 2 जाएगा 2x,
तो यक्स के केवल एक मान के लिए समीकरण सत्य है। 3 दूना 6। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पे 3 एक 4x, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2। तो यक्स केवल 1/2 मान के लिए ये सत्य होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बराबर लिख के हम 5 लिख देते हैं तो यक्स केवल 1, x बराबर केवल 1 के लिए क्या होगा, ये सत्य होगा। तो बाकी सब के सब क्या है, नियत है, सबका मान क्या है, नियत है। यहाँ पे x नियत है, यहाँ पे x 3 नियत है, यहाँ पे x 1/2 नियत है। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू दोनों के दोनों सेम आया, यहाँ पे कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, दाएं पक्ष हमेशा बराबर और बाएं पक्ष आएगा। x के किसी भी मान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए क्या ये सर्वसमीकरण। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं देर न करते हुए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। चलिए, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। हेक्टेयर है 0.5 हेक्टेयर। ये क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर बराबर, सबसे पहले देख लेंगे कि 1 हेक्टेयर बराबर होता कितना है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब कोई ये खेत हो गया, अगर ये 100 मीटर चौड़ा है, 100 मीटर लंबा है, तो कितना हो जाएगा 10,000 मीटर। 100 × 100, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई × चौड़ाई, 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पूछ रखा है कि इस मैदान की एक भुजा, आयत है ना, ठीक है, पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में अगर हो सकता है तो, कि आयत क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है। अभी नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को हम आपके हिसाब से ही रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर, तो दूसरी भुजा क्या होगी। सिंपल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले लिखो आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई। ठीक है, लंबाई × चौड़ाई। हाँ, आयत का क्षेत्रफल दिया 0.5 हेक्टेयर। 0.5 हेक्टेयर दे रखा है, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 0.5 हेक्टेयर में कितना होगा, इसका गुणा कर देंगे। 10,000 बराबर लंबाई कितनी है, मतलब एक भुजा दी रखी है 125 मीटर, रख लो किसी जगह पे 125, और दूसरी भुजा निकालनी है, रख दो। बस इसी को सॉल्व कर देना है। भुजा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 × 10,000 बटे 125। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक दशमलव हटाने के लिए शून्य काफ़ी है, शून्य उड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 शून्य बचते हैं, 5,000/125, 5,000/125, शून्य हट जाएगा, 5,000/125। अब इसको हम काटते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो देन वी गेट इट। 25 से काटते हैं, 25 × 5 = 125, 25 दूना 50, 200, 5 × 1 = 5, 5 × 20। तो नेक्स्ट भुजा कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मासा x³ और +1 और x² - 1 का मासा महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, महत्तम समापवर्त्य क्या होता है। महत्तम समापवर्त्य वो होता है जो दी गई वह छोटी छोटी संख्या महत्तम समापवर्त्य, अपवर्त्य मतलब काटने वाला, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक इसको बोलते हैं। वर्तक, वर्त्य नहीं होते हैं, समापवर्तक। अपवर्तक मतलब क्या होता है, सबको काट दे, वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे। अगर मैं बोलूँ कि 4 और 6, नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी, महत्तम है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे, ठीक है, वो क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक। 4 और 6 को 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 नहीं काट सकता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 2, इनका मासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
निकालने का तरीका क्या होता है, अगर हम आपको बेसिक तरीके से बताएं, जो बच्चे एकदम बेसिक हैं, तो हम 4 का गुणनखंड कर दीजिए, 1 गुणे अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, 1 गुणे 2 गुणे 2। 6 का कर दीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3। इसमें कॉमन क्या क्या है दोनों का, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है। 1 गुणे 2 बराबर 2, जिसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे व्यंजक दिया हुआ है x³ + 1 और x² - 1। तो यहाँ पे देखना है ये कौन सी संख्या है जो इसको काट देता है। इसके लिए हम थोड़ा सा फार्मूला पे चलेंगे। कौन सा फार्मूला, a³ a + b का होल क्यूब पर। a + b का होल क्यूब होता कितना है, a³ + b³ + 3ab कोष्ठक में a + b। अब यहाँ हम देखते हैं, अगर a³ + b³ की वैल्यू निकालनी है तो कितना आता है, a + b का होल क्यूब, और इसे माइनस में चला जाएगा, -3ab कोष्ठक में a + b बराबर a³ + b³। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये दोनों क्या है, दोनों पद में कॉमन है, तो इसलिए इसको हम कॉमन कर लेते हैं, +b। यहाँ बचता है a + b का होल स्क्वायर -3ab। थोड़ा सा इसको काटते हैं, बराबर इसको और सरल करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, a + b होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ बचा था कितना, -3ab बराबर a³ + b³। तो यहाँ से निकल के आ जाता है a³ + b³ बराबर a + b कोष्ठक में a² + b²। 3 में से 2 जाएगा 1, 3ab 2ab तो घट जाएगा, माइनस है तो बढ़ेगा चिन्ह, -ab हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे दिया है x³ + 1, तो एक जगह पे x और b की जगह पे 1 रख दो, एक जगह पे x रख दो, b की जगह पे 1 रख दो, तो यहाँ पर जाएगा x³ + 1 बराबर कितना जाएगा, x + 1, और यहाँ पे x² + 1 - x। ठीक है, ये हमारा हो गया एक। अब यहाँ पे चलते हैं, दूसरा क्या दे रखा है, x² - 1। दूसरा क्या दे रखा है, x² - 1। क्या हो जाएगा, x + 1 और x - 1। कैसे, क्योंकि a² - b² होता है क्या, a + b और a - b होता है। अगर हम एक जगह पे x लिख देते हैं, फिर वही बात, b की जगह पे 1, इतना हो जाएगा x + 1 और x - 1। ठीक है मेरे बेसिक स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड ये हो गया और इसका गुणनखंड ये हो गया। हमने HCF निकालना है, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, मात्रम समापवर्तक। अब हम देखेंगे कि दोनों में कौन कॉमन है। देखो x + 1 कॉमन है, ये देखो 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 देखो, ये देखो कॉमन है ना, x + 1। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, जो दोनों को काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, x + 1। इसका आंसर हो जाएगा x + 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अब लासा लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त LCM, लघुत्तम समापवर्त LCM। वह छोटी छोटी संख्या, वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। ठीक है, अभी था कि दो दी हुई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे वो माध्यम समापवर्तक। अब वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए,
संख्याओं को काटना नहीं है बल्कि संख्याओं से कटना है। जैसे बोले हम कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, वह संख्या जो दोनों से कट जाए, मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी वो संख्या आएगी, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी सबसे पहले आनी चाहिए, सबसे पहले। जैसे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ऐसे चलेगा। 2 पहाड़ा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। तो सबसे पहले वो छोटी छोटी संख्या कौन आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। 4 के पहाड़ा में भी 4 पहले आ रहा है, 2 के पहाड़ा में 4 पहले आ रहा है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालने का जो कन्वेंशनल मेथड है, हम कैसे निकालते हैं उसको, जैसे कि अगर हम देखें 2 का निकालना है तो 2 का आवाज़ से गुणनखंड कर दीजिए, 2 गुणे 1। 4 का निकालना है तो 2 गुणे 2 गुणे 1। अब इनकी सबसे बड़ी घात ले लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 1। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 स्क्वायर है, ठीक है। और 1 की त्रिकी होगी तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। ऐसे ही हमें दिया है कितना, एक्स स्क्वायर वाई दिया है, एक्स क्यूब वाई दिया है, एक्स वाई क्यूब दिया है। तो तीनों में क्या है, एक्स वाई है, तो तीनों में एक्स वाई है, तो तीनों में एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है, एक्स क्यूब, वाई की सबसे बड़ी घात कितनी है, वाई क्यूब। ये जो संख्या है इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक है कि सबकी बड़ी घात लेनी है, सबसे बड़ी घात लेनी है ना। तो एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है इसमें तीनों में है, एक्स क्यूब है, और वाई की सबसे बड़ी घात कितनी है, वाई क्यूब है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या कहते हैं, इसका जो एलसीएम लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। कौन सा ऑप्शन होगा, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन आप बना लीजिएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसके अलावा कोई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमें कोई ऑप्शन से बना भी लेते हैं तो एक्स क्यूब वाई क्यूब ऑप्शन नंबर 3 को कर लो, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हमें वेट करना होगा। अभी हमने एमसीक्यूज कराए हैं, फिर हम आपको कराएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए प्रश्न तैयार है, बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, ताकि आप अपनी डीएलएड परीक्षा में मेरे ही तरह फुल मार्क्स मैथ में ला सको और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मैथ में ला सको। आशा करता हूँ कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, क्वेश्चंस के माध्यम से, ऑप्शंस के माध्यम से, कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया भी है, सवाल भी कराया है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे सवाल, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी बातें आपके दिमाग में जाती हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न मैथमेटिक्स के कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, बाय बाय।